नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबर शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। दूसरी लिस्ट से सीएम अशोक गहलोत के फेवरेट मंत्रियों के नाम गायब। पिछले सितंबर का अब ढाया गया सितम। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ तीखे तेवर जारी रखेगी सपा, और भी कई सीटों पर उतरेगी प्रत्याशी। सचिन पायलट की सीट पर कांग्रेस का दबदबा। 1951 से अब तक 10 बार लहराया परचम। बीजेपी के लिए आसान नहीं होगी ये जंग। लियो कलेक्शन डे 4, थलापति विजय की फिल्म ने बनाए 2 नए रिकॉर्ड। वर्ल्ड वाइड कमा लिए इतने करोड़। इजराइल हमास की वजह से अगर हुआ तीसरा विश्व युद्ध तो भारत को होगा बड़ा नुकसान। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान सरकार में मंत्री शांति धारीवाल और महेश जोशी का नाम कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में भी नहीं है। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या दोनों को बगावत की सजा मिली है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने रविवार देर रात अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी, पर इसमें भी मंत्री शांति धारीवाल और महेश जोशी का नाम नहीं है। खबरें है कि दोनों को बगावत की सजा मिल रही है। बता दें कि कांग्रेस ने अब तक राजस्थान चुनाव के लिए अपने 76 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इस चुनाव में 20 मंत्रियों को मौका दिया गया है, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार में शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल और जल मंत्री महेश जोशी के नामों को अभी भी किसी लिस्ट में जगह नहीं मिल पाई है। शांति धारीवाला और महेश जोशी का टिकट कटने के पीछे की क्या वजह है, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। बताया जा रहा है कि मंत्री शांति धारीवाला और महेश जोशी को लेकर अभी भी विचार चल रहा है। इन दोनों को कांग्रेस आलाकमान के आदेशों का पालन नहीं करने की वजह से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जान ले कि 2022 में पार्टी के व्हिप के खिलाफ जाकर मंत्री महेश जोशी और शांति धारीवाल ने मंत्री प्रताप सिंह के साथ गहलोत समर्थक विधायकों के साथ बैठक की थी। ये मीटिंग शांति धारीवाल के आवास पर हुई थी। ये सभी मुख्यमंत्री के चेहरों के रूप में अशोक गहलोत की मांग कर रहे थे। गौरतलब है कि 200 सीटों वाले राजस्थान विधानसभा के लिए चुनाव 25 नवंबर को होने हैं। इलेक्शन के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। बता दें कि देर रात कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 43 उम्मीदवार की दूसरी लिस्ट जारी की। कांग्रेस ने पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य को सोजत सीट से मैदान में उतारा है। ये एक सुरक्षित सीट है। दूसरी लिस्ट में 35 मौजूद है। विधायकों को फिर से मौका दिया गया है। इनमें अशोक गहलोत सरकार के 15 मंत्री है। 2020 में राजनीतिक संकट के वक्त गहलोत सरकार को सपोर्ट करने वाले 5 मौजूदा निर्दलीय विधायकों का नाम शामिल है। जान ले कि कांग्रेस ने इस लिस्ट में 3 महिला उम्मीदवारों को भी मौका दिया है। इसके अलावा राजस्थान में 2020 के सियासी संकट के दौरान पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से बगावत करने वाले 2 मंत्रियों को भी कांग्रेस ने टिकट दिया है। इस लिस्ट में मंत्री शकुंतला रावत, नसीम अख्तर, इंसाफ और सुशीला डूडी के नाम भी शामिल है। कांग्रेस ने नोखा सीट से सुशीला डूडी को भी टिकट दिया है, जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी की पत्नी है। रामेश्वर डूडी इस वक्त गुरुग्राम के एक हॉस्पिटल में भर्ती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में तीखे तेवर जारी रखने और प्रत्याशी उतारना जारी रखने का ऐलान किया है। सपा ने 3 सूचियों में 33 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की है। इसके बाद से सपा कांग्रेस गठबंधन में तनाव बढ़ा है। कांग्रेस के साथ हाल ही में बड़ी तल्खी को संभालने की कोशिशों के बीच समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में तीखे तेवर जारी रखेगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रविवार को एमपी के सपा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने एमपी में मजबूती से लड़ने और कुछ और प्रत्याशी उतारने की भी संकेत दिए हैं। एमपी में कांग्रेस के सीट न देने के बाद सपा अब तक प्रत्याशियों की 3 सूची जारी कर चुकी है। इसमें 33 सीटें शामिल है। प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस पर वादा खिलाफी व धोखा देने का आरोप लगाया था। इसके बाद से एमपी से लेकर यूपी कांग्रेस के नेताओं ने अखिलेश पर तीखी टिप्पणी की थी। मामला बढ़ता देख कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हस्तक्षेप किया। इसके बाद अखिलेश ने बयानबाजी पर भले ही लगाम लगाने के निर्देश दे दिए, लेकिन जमीनी लड़ाई की तैयारी जारी रखने को कहा है।
सपा मुखिया ने प्रदेश कार्यालय पर एमपी के पदाधिकारियों के साथ काफी देर तक जमीनी हालात पर चर्चा की। इस बीच उन्होंने तैयारियां और संभावनाएं भी परखी। अखिलेश जल्द ही एमपी चुनाव में प्रचार के लिए उतरेंगे। शनिवार को वह नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए प्रचार के कार्यक्रम को भी अंतिम रूप देना शुरू हो गया है। सपा की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रामनारायण सिंह पटेल ने बताया कि हमने कुछ और सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने का प्रस्ताव दिया है, जिस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि जहां हमारे पास अच्छे प्रत्याशी है, वो जमीन पर संगठन है, वहां पार्टी उम्मीदवार देंगी। सपा के राष्ट्रीय सचिव व मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का कहना है कि पार्टी पूरी ताकत से एमपी में चुनाव लड़ेगी। वहां के पदाधिकारियों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। उम्मीदवार व प्रचार पर सोमवार तक तस्वीर साफ हो जाएगी। सपा व कांग्रेस के बीच चल रही नूरा कुश्ती में बसपा भी कूद गई है। बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने रविवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि पिछले 2 दिनों से कांग्रेस और सपा में खूब बयानबाजी हो रही है, जिससे यह साफ है कि दोनों दलों के पास भाजपा से लड़ने का कोई वैचारिक आधार नहीं है। ये लोग केवल सत्ता पाने के लिए गठजोड़ करने में जुगाड़ में लगे हुए हैं। यूपी में सपा का आधार जब खत्म हो चुका है और अखिलेश यादव विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के विरोध में मुस्लिम समाज ने सपा को वोट किया था, लेकिन अब सभी यही मानते हैं कि सपा को वोट देकर गलती हुई। पिछले कुछ दिनों में सपा ने कांग्रेस को लेकर जो तल्ख तेवर अपनाए हैं, वह यूं ही नहीं है। मध्य प्रदेश में साथ न मिलने से सपा नाराज है। बयानबाजी के बाद कांग्रेस की ओर से डैमेज कंट्रोल की कोशिश हुई है, लेकिन सपा का सख्त रुख बरकरार है। इसकी बड़ी वजह है कि विधानसभा के बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में यूपी में सपा से सीट मांगने की बारी कांग्रेस की होगी। कांग्रेस का जो यूपी में अब तक प्रदर्शन रहा है, इसमें इसके लिए सपा से अधिक सीटों पर तोलमोल करना मुश्किल होगा। सपा गठबंधन की स्थिति में भी कांग्रेस को बहुत अधिक सीटें देने को इच्छुक नहीं है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में वह इसका नुकसान उठा चुकी है। इसलिए भी पार्टी एमपी के मुद्दों को खूब हवा दे रही है, जिससे वहां की जमीन पर यूपी में बंटवारा तय किया जा सके। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए टोंक जिले में कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा की है। कांग्रेस ने सचिन पायलट को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवार का नाम नहीं घोषित किया है। 1951 से लेकर 2018 तक के आंकड़ों पर नजर डाली शायद तो टोंक विधानसभा से 10 बार कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आ गई है। वहीं राजस्थान में बहुचर्चित टोंक जिले की विधानसभा सीट पर भी बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया। हालांकि टोंक जिले की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने 2 और कांग्रेस ने केवल एक ही उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। इनमें कांग्रेस ने सचिन पायलट और विधानसभा टोंक से उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं बीजेपी ने अभी तक टोंक से अपना पत्ता नहीं खोला है। उधर भाजपा ने देवली उनियारा से गुज्जर नेता विजय बैसला और मालपुर विधानसभा सीट से कन्हैयालाल चौधरी को ही अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि दोनों दलों की ओर से जिले की अन्य विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। टोंक विधानसभा को लेकर बीजेपी अभी खामोश बनी हुई है। बीजेपी की 2 लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन बीजेपी की ओर से अभी तक टोंक से उम्मीदवार की घोषणा नहीं हो पाई है, जबकि कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इस बार टोंक से स्थानीयता का मुद्दा हावी है। पिछली बार बीजेपी ने एन वक्त पर स्थानीय और मौजूदा विधायक अजित मेहता का टिकट काटकर यूनुस खान को दिया, लेकिन यूनुस खान ने पायलट से 54,000 वोटों से शिकस्त खाई। इस बार टोंक में स्थानीयता के मुद्दे के बीच संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी इस बार टोंक से स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दे सकती है। इसको लेकर पूर्व विधायक अजित मेहता का नाम चर्चा में है, जो बीजेपी में जीते हुए विधायक रह चुके हैं। राजस्थान में बहुचर्चित टोंक विधानसभा में शुरू से कांग्रेस का दबदबा रहा है। 1951 से 2018 तक आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो टोंक विधानसभा से 10 बार कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है, जबकि
जबकि बीजेपी ने 5 बार जीत हासिल की। इसी तरह 1962 के चुनाव में राधाकिशन स्वतंत्र पार्टी ने एक बार जीत हासिल की। 1972 में भारतीय जनसंघ पार्टी से अजित सिंह ने जीत हासिल की। इसके बाद 1977 के अगले चुनाव में भी अजित सिंह ने जनता पार्टी से एक बार फिर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बीजेपी ने शनिवार दोपहर 83 उम्मीदवारों की दूसरी सूची में टोंक जिले की केवल एक विधानसभा सीट मालपुरा से अपना उम्मीदवार घोषित किया। यहां से बीजेपी ने मौजूदा विधायक कन्हैयालाल चौधरी को लगातार तीसरी बार मौका दिया है। चौधरी 2013 और 2018 से लगातार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करते हुए बीजेपी की झोली में यह सीट डालती रही है। उनकी इस छवि का फायदा देते हुए भाजपा ने एक बार फिर उन्हें मालपुरा से मौका दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या कन्हैयालाल चौधरी इस बार भी बीजेपी के लिए तिकड़ी बना पाएंगे। थलापति विजय की लियो ने पहले रविवार को तगड़ी कमाई की है और 2 नए रिकॉर्ड बना डाले। फिल्म 4 दिनों में ही वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ पार हो चुकी है और देश भर में 181.35 करोड़ कमा चुकी है। लोकेश कनकराजन के सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म लियो अब बॉक्स ऑफिस पर सुनामी बन गई है। थलापति विजय स्टारर इस फिल्म ने चौथे दिन यानी पहले रविवार को तगड़ी कमाई की। अब लियो थलापति विजय के करियर की दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 64.8 करोड़ का रिकॉर्ड की कमाई की थी। यहाँ तक कि फिल्म ने शाहरुख खान स्टार्टर जवान को कई मामलों में पछाड़ दिया था। दूसरे दिन लियो की कमाई एकदम आधी हो गई थी। अब यह फिर से संभल चुकी है और सुनामी बन चुकी है। लियो ने चौथे दिन कितनी कमाई की है, क्या नया रिकॉर्ड बनाया और पहले वीकेंड का कलेक्शन कितना रहा, यहाँ इस रिपोर्ट में विस्तार से बता रहे हैं। मालूम होता है कि थलापति विजय को पिछले काफी समय से एक अदद हिट की दरकार थी। उनकी पिछली हिट 2021 में आई थी जिसका नाम मास्टर था। इसके बाद से आई उनकी बिस्ट और वारिसू लगातार फ्लॉप रही। ऐसे में थलापति विजय के साथ साथ उनके फैंस को लियो से बेहद उम्मीदें थी। फिल्म इन उम्मीदों पर खरी उतरी है और बम्पर नोट छाप रही है। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बताने वाली साइट बताती है, उनके मुताबिक लियो ने पहले रविवार 22 अक्टूबर को 41.50 करोड़ रुपए की कमाई की। इस हिसाब में फिल्म ने 4 दिनों में देश भर में 181.35 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। हालांकि अभी ये शुरुआती आंकड़े हैं और दोपहर तक कंफर्म आंकड़े आ जाएंगे। रविवार को लियो की तमिल रीजन में 80.28% ऑक्यूपेंसी रही। सुबह के शोज में जहां 71.26% तो वही दोपहर के शोज में ऑक्यूपेंसी 85.63% रही। लियो ने वर्ल्ड वाइड तीनों दिनों में ही 290 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था और अब चौथे दिन 300 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है। यह थलापति विजय की वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। इसके अलावा लियो विजय की पहली ऐसी फिल्म बन गई है जिसमें केरल में 4 दिनों में 30 करोड़ के ग्रॉस क्लब में एंट्री की है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बीच जंग जारी है। यह जंग कब खत्म होगी कोई नहीं जानता। रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच ही यह संघर्ष तृतीय विश्व युद्ध की आशंकाओं को बढ़ा रहा है। 7 अक्टूबर को फिलिस्तीन के आतंकी संगठन फिलिस्तीन ने इजराइल पर अचानक हमला बोल दिया। इस हमले के बीच इजराइल ने बदला लेने की ठान ली है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF ने तब ऐलान कर दिया था कि जब तक हमास के हर आतंकी को मौत के घाट नहीं उतार दिया जाता वह चैन से नहीं बैठेंगे। दोनों तरफ अब तक करीब 5000 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात को देखने के बाद अब दुनिया में विशेषज्ञों को इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं बढ़ रही है। अगर यह युद्ध हुआ तो भारत तो इजराइल का करीबी दोस्त है और फिलिस्तीन के साथ भी रणनीतिक संबंधों को संतुलित करने में लगा है। उस पर भी असर पड़ सकता है। दुनिया भर के कई देश इजराइल हमास जंग पर अपना रुख प्रदर्शित करने लगे हैं। इस बीच में कई ऐसी बातें हो रही है जो इसे विश्व युद्ध में बदलने के लिए काफी है। ईरान और लेबनान के आतंकी समूह पहले से ही फिलिस्तीन और हमास को इजराइल के खिलाफ युद्ध जीतने में मदद करने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। अब उम्मीद है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी अमेरिका और यूके जैसे कई देशों के साथ अपने अच्छे संबंधों का उपयोग करेंगे। इजराइल के हमलों में गाजा से घायलों की संख्या में भी इजाफा हुआ, यह तय है।
इसकी वजह से कई अरब देश जैसे मिस्र, सीरिया, सऊदी अरब और बाकी देशों की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आई। इस देशों ने पहले भी फिलिस्तीन का ही समर्थन किया है। अमेरिकी सरकार पहले से ही युद्ध के पीड़ित के तौर पर इजराइल को हथियार और मदद देती आ रही है, लेकिन अरब देशों के इजराइल पर एकजुट होने के बाद इसमें और अधिक भागीदारी दिखाई देने की संभावना है। भारत, जो इजराइल का सदियों पुराना मित्र है, वह भी अपनी सुरक्षा और सेना की पेश करके कदम उठाने के लिए तैयार है। खबरों में बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज़ के साथ।